So class, today we are starting with a new topic, that is biodata, resume and CV. आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं जो है आपकी हेडिंग बायोडेटा, रेज्यूमे एंड सीवी, एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज वर्ड्स। आपने ये शब्द ज़रूर सुने होंगे। आपके अगर घर में कोई बड़े भाई बहन हैं या आपने कोई सुना होगा कि कोई अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप अक्सर इन शब्दों का यूज़ सुनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस होता है। इतना तो सबको पता है कि ठीक है, जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम या तो बायोडेटा बनाते हैं या कोई कह देता है कि मैं तो रेज्यूमे बना रहा हूँ, और एक नया वर्ड सीवी, करिकुलम विटे जिसे कहते हैं, वो भी आपने सुना होगा। सो आखिर इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे इनका क्या फॉर्मेट होता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ बायोडेटा। Now what is biodata? It is a short form for biographical data। मतलब जो बायोग्राफिकल मतलब आपके बारे में जो डेटा है उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसको बायोग्राफिकल डेटा को शॉर्ट में बोल देते हैं बायोडेटा। तो इसमें जो होता है हमारा फोकस, इट इज़ मोर ऑन पर्सनल पर्टिकुलर्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट, रेसिडेंस, मैरिटल स्टेटस। बायोडेटा में ख़ास तौर पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी है, कास्ट है, जैसे हम देखते हैं इंडिया में कास्ट भी कई जगह पूछी जाती है, रेसिडेंस कहाँ के रहने वाले हैं, मदर टंग क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें बायोडेटा में मतलब पर्सनल ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ होती है अ क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस कम्स आफ्टर दैट। मतलब पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है वो उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमबद्ध तरीके से, मतलब पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया। जैसे आप एजुकेशन लिखेंगे, सबसे पहले 10th लिखेंगे, फिर 12th लिखेंगे, फिर ग्रेजुएशन लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक, उसी तरह अगर आपने कहीं जॉब की है तो पहले कहाँ करी, फिर कहाँ करी, फिर कहाँ करी, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये होता है। सो बायोडेटा में हमारी पर्सनल डिटेल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसके बाद एजुकेशन और एक्सपीरियंस को बारे में लिखा जाता है। अब इस्तेमाल कहाँ होता है फिर बायोडेटा? देखिए, बायोडेटा एक तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कई बार फॉर्म्स भी इसी तरीके से होते हैं जिसमें हमारी पूरी डिटेल देखी जाती है। मतलब हमारा नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मतलब एड्रेस की भी एक डिटेल उसमें पूछी जाती है। उसके बाद हम उसमें और डिटेल्स देते हैं। कास्ट होता है, क्योंकि कई जगह हम जैसे देखते हैं रिजर्वेशन भी है तो उसमें कास्ट मेंशन भी करना ज़रूरी होता है। विमेन कैटेगरी है तो वो भी उसका रिजर्वेशन होता है। तो मतलब हर चीज़ हमारी डिटेल में उसमें हमें भरनी होती है बायोग्राफिकल डेटा में। ठीक, तो एक तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो जनरली वो क्योंकि काफ़ी हमारी पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं इसलिए वो बायोडेटा कहला सकता है। दूसरा देखिए, हम शादी के लिए जब भी बात करते हैं तो भी वो बायोडेटा ही कहलाता है क्योंकि उस पर भी हमारी पर्सनल डिटेल्स ही मांगी जाती हैं। ठीक, और उसमें तो और भी ज़्यादा, जैसे हमारी कुंडली के बारे में, हमारा ज़ोडिएक साइन, या में भी हमारा इवन कॉम्प्लेक्शन, कलर, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सारी चीज़ें भी जाती हैं। तो ये सारी हमारी पर्सनल डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए इसे बायोडेटा कहा जाता है। और ये तो फिर कहाँ इस्तेमाल होता है? ज़्यादातर शादी के लिए जब जाते हैं कोई डिटेल भेजी जाती है, या जॉब्स में भी आपके जैसे कई बार गवर्नमेंट जॉब में भी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी डिटेल जाती है तो वो बायोडेटा कहला सकता है। ठीक, कहलाता है। दूसरा है वर्ड रेज्यूमे। देखिए, ये वर्ड आपने कई जगह टीवी पे देखा होगा, RESUME, वो होता है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ रुक गई है उसे दोबारा से शुरू करना। लेकिन जो यहाँ शब्द आ रहा है ये है रेज्यूमे। ये ई के ऊपर हल्का सा आप एक लाइन देख रहे होंगे जिसकी वजह से ये प्रोनाउंसिएशन ए जैसा हो जाता है, रेज्यूमे। तो ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी। ठीक, तो किसकी समरी है? ये हमारी समरी है। जो भी पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ख़ास तौर से किस चीज़ की समरी? हमारी एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट की समरी जब हम किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं रेज्यूमे में हमारा फोकस पर्सनल डिटेल्स पे ज़्यादा नहीं है। ठीक, पर्सनल डिटेल्स पे रेज्यूमे में ज़्यादा नहीं, किस पे फोकस है? हमारे एजुकेशन पर, उसके बारे में,
हमारे स्किल्स, कोई चीज़ हमें अच्छे से निपुणता से आती है उसके बारे में, या कहीं हमने जॉब वॉब करा है उसके बारे में, जब हम किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इट डज नॉट लिस्ट आउट ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोफाइल बट ओनली सम स्पेसिफिक स्किल्स अकॉर्डिंग टू द टारगेट जॉब प्रोफाइल। अब ये भी नहीं कि हमारी पूरी प्रोफाइल, मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने 10 जगह जॉब की है तो मैं सारा लिख दूँ, ज़रूरी नहीं है। मैं जिस नई नौकरी के लिए जा रही हूँ उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैं उन्हीं चीज़ों को लिखूँगी, तो ये रेज्यूमे में आएगा। जो हमारी न्यू जॉब है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारी बतानी ज़रूरी हैं, तो वो रेज्यूमे में लिखी जाती हैं। वो तो रेज्यूमे में केवल टारगेट जॉब के हिसाब से लिखा जाता है। दैट्स वाई इट्स यूजुअली 1 और 2 पेजेस लॉन्ग। तो रेज्यूमे इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, केवल 1 या 2 पेज का ही होता है। तो इसमें खासतौर से रेज्यूमे में जब आप किसी खास तरह की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका टारगेट, आप उसमें और आप बहुत, आपने मान लीजिए जिन लाइफ में आप इस समय मान लीजिए 26 ईयर्स के हैं, आपने इससे पहले किसी स्कूल में भी जॉब किया है, या आपने इससे पहले कहीं किसी एनजीओ में जॉब किया है, लेकिन आप नई जॉब है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ बताएं। आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर आता है, आपको क्या क्या कंप्यूटर में आता है, और आपकी बाकी जो डिटेल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप देंगे, तो आप ज़्यादा फोकस अपने स्किल्स पे करते हैं जो जॉब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप बता भी सकते हैं, मान लीजिए आपने 2 जगह एनजीओ में जॉब की और टीचर की तरह जॉब की, आपने मान लिया एनजीओ के बारे में नहीं बताया, आपने टीचर की जॉब के लिए बता दिया, और आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों को उसमें मेंशन करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ उसमें मेंशन करें, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अच्छा इसमें स्ट्रक्चर भी है, जैसे शुरुआत कैसे करेंगे, एक शॉर्ट प्रोफाइल, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट, मतलब शॉर्ट में अपने बारे में बताना होता है, जैसे नेम वगैरह, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर क्वालिफिकेशन आती है, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है, ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। मतलब बायोडेटा में तो देखिए हर चीज़ क्रोनोलॉजी में आती, क्रमबद्ध तरीके से, सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ पे रिवर्स होता है, मतलब पहले आप 12th नहीं लिखे, पहले आप ग्रेजुएशन लिखेंगे, फिर 12th लिखेंगे, फिर 10th लिखेंगे। जनरली ऐसा होता है, देखिए फिक्स नहीं कह सकते आप हमेशा ही ऐसा करें, बट ज़्यादातर रेज्यूमे में इस तरह से रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर होती है, और बाकी डिटेल दी जाती है, जिसको अभी हम आगे फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है सीवी, दैट इज करिकुलम वीटे। ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, आपकी पूरी लाइफ के बारे में अब तक का। जैसे इट इज़ मोर डिटेल्ड देन अ रेज्यूमे, ये रेज्यूमे से ज़्यादा डिटेल में होता है, इसलिए 2 या 3 पेज या यहाँ उससे भी ज़्यादा पेजेस का भी हो सकता है। इसमें आपके सारे स्किल्स आते हैं, सारी जॉब्स आती हैं, सारी डिग्रीज मेंशन की जाती हैं, और भी प्रोफेशनल जो भी आपकी रिलेटेड, आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, कोई भी चीज़ में आपने मतलब ऐसे पार्टिसिपेट किया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने कंप्यूटर कोर्स भी किया, आपने बीएड भी किया है, आपने और भी कोई ट्रेनिंग करी है, तो उस हर चीज़ के बारे में आप इसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ यूज्ड टू हाईलाइट द जनरल टैलेंट ऑफ द कैंडिडेट रादर देन स्पेसिफिक स्किल्स फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। सीवी जो है वो हमारे एक पूरा टैलेंट को दिखाता है, एक जनरल टैलेंट को, कि हाँ इस पर्सन ने क्या क्या किया है, एक जनरल, वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए या किसी एक मतलब हाँ एक पोजीशन के लिए पर्टिकुलर स्किल्स नहीं दिखा रहा है, केवल कुछ स्किल्स नहीं, लेकिन एक ओवरऑल पूरा का पूरा आपने क्या क्या किया, सारी डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव पास नेट एग्ज़ाम, ठीक है, मैंने नेट का एग्ज़ाम पास किया है और पीएचडी में कर रही हूँ, ठीक, उसके बाद मेरा ये जॉब चल रहा है, इसके अलावा मैंने एमबीए भी किया है, तो अगर मैं उसको भी मेंशन कर रही हूँ, ठीक, या मैंने और कंप्यूटर कोर्स भी किया है, कुछ 1 साल का किया है, वो भी मैं मेंशन कर रही हूँ, तो सारी ही चीज़ें मतलब मेरी इसमें मेंशन हो रही हैं, तो वो सीवी में आएंगी, ठीक। मैं किसी एनजीओ से जुड़ी हूँ, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो मैंने बहुत जगह 4-5 जगह टीचिंग की जॉब करी, मैं वो भी लिख रही हूँ, मैं एनजीओज़ के साथ जुड़ के काम किया है, मैं वो भी लिखूँगी। तो यहाँ इससे मेरी पूरी एक अब तक की लाइफ का पूरी डिटेल एक आएगी,
तो ये एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं है केवल कि हाँ मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करूँ इसलिए ही हो रहा है, या मैं एक ही स्किल के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अब मेरी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी। मैंने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कितनी जगह मैंने कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सीवी खास तौर से कौन लोग बनाते हैं जहाँ पे हमें बहुत पूरी डिटेल देनी होती है, और ख़ास तौर से जो एकेडमिक फील्ड के होते हैं, टीचर्स वगैरह प्रोफेसर्स होते हैं, वो उनका सीवी बनाते हैं, क्योंकि उनकी हर चीज़ उसमें आती है। कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, कितने रिसर्च पेपर करे, ठीक है, और भी क्या क्या उन्होंने ट्रेनिंग ली है एक्स्ट्रा, वो सारी ही चीज़ें इसमें आती हैं, तो वो सीवी होता है। ठीक, तो अब हम बात, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि बायोडेटा फोकस करता है हमारी पर्सनल डिटेल्स पे ज़्यादा, और एजुकेशन और एक्सपीरियंस आता है लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल क्रमबद्ध तरीके से। ठीक, रेज्यूमे भी हमारी एक एजुकेशन को दिखाएगा, हमारे एक्सपीरियंस को दिखाता है जब हम किसी नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो टारगेट जॉब होता है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी डिटेल्स को देते हैं, आप पूरी डिटेल्स नहीं देते हैं। तो ये छोटा होता है, थोड़ा 1 या 2 पेज का होता है, लेकिन सीवी पूरा डिटेल्ड होता है। ठीक, तो अब बात आती है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए क्या आएगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है। एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन में हो सकता है बायोडेटा लिखें, बट एक्चुअल में वो रेज्यूमे ही है, क्योंकि हम किसी वहाँ क्वेश्चन में ही आएगा आपके कि आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में कि राइट अ रेज्यूमे या राइट अ बायोडेटा टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर है, या अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक मैनेजर और वॉट एवर, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो आपको उसके हिसाब से करना है। तो हम मान के चलते हैं कि हम रेज्यूमे ही बनाएंगे। ठीक, हमारा फोकस पर्सनल डिटेल्स पे तो नहीं होगा और सीवी की जितना लेंदी भी नहीं होगा, तो हम रेज्यूमे ही का एक जनरल फॉर्मेट देख रहे हैं कि किस तरह से रेज्यूमे बनाएंगे। और ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, जब आप अपने ग्रेजुएशन के बाद इन फ्यूचर जब जाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इन फॉर्मेट्स को ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं बायोडेटा और सीवी का आपको फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ, एक रेज्यूमे का फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक, एग्ज़ाम में जनरली आपको रेज्यूमे ही आएगा, इन केस उसमें क्वेश्चन में बायोडेटा भी लिखा होगा तो भी आप इसी फॉर्मेट से बना के आएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे रेज्यूमे, साइड में आपका नाम आ जाएगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस जिस पर आपसे पत्र व्यवहार किया जा सकता है, मतलब आपको भेजा जा सकता है। मान लीजिए आपका गांव काफ़ी दूर है, कहीं और है, और आप प्रेजेंट में कपकोट में रहते हैं, कहीं किराए का मकान लेके, तो आपसे लेटर भेजा जाएगा तो कहाँ भेजा जाएगा, आपको कपकोट भेजा जाएगा, तो वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। फिर आपकी ईमेल आईडी, देखिए आज के टाइम पे सभी के पास ईमेल आईडी बताना बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, तो ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर करेंगे, फ़ोटो भी लगाई जा सकती है एडिट करके उसमें, या ऊपर से भी स्टेपल की जा सकती है या चिपकाई जा सकती है। फिर आ जाता है करियर ऑब्जेक्टिव, कि आपके जीवन, आपके जो करियर है, अपने ये आप बना रहे हैं अपना करियर, तो उसमें आपका क्या उद्देश्य है। तो ये इस तरह से कुछ करियर ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एज वेल एज इन्हेंस माई प्रोफेशनल स्किल्स इन अ डायनेमिक वर्क प्लेस। मेरा उद्देश्य है कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ करूँ जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर सकूँ और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी बढ़ा सकूँ एक अच्छे वर्क प्लेस पे। या फिर टू वर्क इन अ, या दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, टू वर्क इन अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट वेयर आई कैन प्रूव माई कैपेबिलिटीज थ्रू हार्ड वर्क एंड टीम प्ले। एक ऐसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करना जहाँ मैं अपनी योग्यता को हार्ड वर्क और टीम में काम करके साबित कर सकूँ। इस तरह से कोई करियर ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है, आप जीवन में अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, आप खुद से पहले बात तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। आप किसी को कॉपी ना करें, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको अच्छी लैंग्वेज देखते हो, आप नेट पे और भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं करियर ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा शॉर्ट भी आपको 1-2 लाइन के और इसमें मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन। ठीक, क्वालिफिकेशन में अब देखिए रेज्यूमे में तो मैंने आपको बताया कि रिवर्स क्रोनोलॉजी होती है, मतलब पहले आप जो आपने लेटेस्ट किया वो लिखेंगे। ठीक, पर देखिए फिक्स कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होगा और आप ऐसा, अगर आपने ऐसा लिख दिया
पहले 10th लिख दिया तो आपको डांट पड़ जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, बट ज़्यादातर रिवर्स में लिखा जाता है। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें अभी और मैं एक और एग्जांपल में दूंगी कि और भी क्या तरीके होते हैं इसके लिखने के, उसको बताएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस। तो क्या आया पहले? आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर करियर ऑब्जेक्टिव, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस। अब देखिए फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस की हेडिंग ही नहीं डालेंगे फिर तो। अगर आपको ऐसा लिखना नहीं है, एक्सपीरियंस लिख के फ्रेशर नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, नहीं लिखना है। अगर जो फ्रेशर होता है तो वो एक्सपीरियंस की हेडिंग नहीं बनाता है, वो आपको ये जो एप्लीकेशन लिखेगा रेज्यूमे के साथ उसमें लिख देगा कि मैं फ्रेशर हूँ। अभी हम एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे कल। फिर एक्सपीरियंस में आप बताएंगे कि वर्तमान में, प्रेजेंट में आप कहाँ काम कर रहे हैं। वर्किंग एज अ डैश इन डैश फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब मैं प्रेजेंट में, मान लीजिए आप टीचर है, वर्किंग एज अ टीचर इन ABC स्कूल फ्रॉम कब से कब तक। आप प्रेजेंट तक काम कर रहे हैं तो फ्रॉम दिस टू करंट या प्रेजेंट, या आपने काम किया था तो वर्कड एज अ टीचर इन ABC स्कूल फ्रॉम दिस टू दिस। तो जहाँ जहाँ आपने काम किया उसके एक्सपीरियंस भी आप मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग बन सकती है, ये ऑप्शनल है, मतलब चॉइस है स्किल्स की। आपको कोई, अब क्योंकि देखिए हम टारगेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी, आपसे उससे रिलेटेड आपके अंदर क्या योग्यता, मतलब निपुणता है, किस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, तो वो आप स्किल्स मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शनल है ये भी। फिर आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट्स भी ऑप्शनल है। आपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, जैसे अब उपलब्धि का मतलब ये नहीं कि स्कूल में आपने रेस जीत ली तो आप लिख देंगे कि मैंने स्कूल की रेस जीत ली थी। कोई बड़ा अचीवमेंट है, स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, आप, हाँ, NCC NSS वाले कुछ आपके जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें आपने भाग लिया है, कहीं गए, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अचीवमेंट के अलावा मतलब उसमें अचीवमेंट में आ जाएगा आपका कि मेरे को ये प्राइज़ मिला, ये प्राइज़ मिला। और एक और हेडिंग, सॉरी मैं यहाँ बनाना भूल गई हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपने पढ़ाई के अलावा और किस किस चीज़ में प्रतिभाग किया, उसमें आप NSS NCC या कोई कंपटीशन वगैरह जो हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो आप फर्स्ट आए नहीं आए, जीते नहीं जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने पार्टिसिपेट किया, आप मेंशन कर लीजिए, पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेटेड इन डांस कॉम्पिटिशन इन स्कूल, इन कॉलेज, ठीक। पर अचीवमेंट में आप वही लिखेंगे जिसमें आपको कोई बड़ा प्राइज़ मिला है, ठीक है, क्योंकि वो उपलब्धि है। फिर आ जाती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स में मेंशन करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, ये और भी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। जेंडर भी देखिए लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब कई जो लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि मेल और फीमेल समझ में नहीं आता, जैसे मेरा ही नाम है, अब एल्बा मंड्रेले, एकदम लोगों को समझ नहीं आता है कि भाई लड़की है या लड़का है, तो ये भी मेंशन करिए, जेंडर भी मेंशन करना होता है। डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, आप शादीशुदा हैं, मैरिड या अनमैरिड, ठीक, वो भी लिखना हो सकता है। कई जगह जैसे होता है कि भाई लोगों को किसी जॉब के लिए चाहिए कि भाई मैरिड हो, या अगर या मैरिड ही चाहिए, इस तरह से भी कई बार उनकी चॉइस हो सकती है, ठीक। तो ये सारी डिटेल्स के बाद लास्ट में एक आता है डेक्लेरेशन, घोषणा। जैसे आप फॉर्म वगैरह भी भरते हैं तो उसमें घोषणा होती है कि मैं इसमें ऊपर लिखी सारी चीज़ें सत्य हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो वही आप लिखेंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर, DECLARE, I hereby declare that all the information given above is true to my knowledge। जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है ये सब कुछ सत्य है, ठीक। फिर डेट और प्लेस इस तरफ आता है, और नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करते हैं, हमेशा अपने रेज्यूमे में सिग्नेचर करेंगे। तो एक हेडिंग और यहाँ अचीवमेंट के बाद आप चाहें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपके अचीवमेंट नहीं है तो आप अचीवमेंट हटा दीजिए, आप सीधे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख दीजिए। मान लीजिए आपके स्किल्स भी नहीं है तो आप स्किल्स की हेडिंग हटा दीजिए। मान लीजिए स्किल भी नहीं, अचीवमेंट भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं है, तो आपने सीधे एजुकेशन लिखी, क्वालिफिकेशन लिखी, और फिर सीधे क्या आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है। अगेन कोई 100% फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है, आप और भी तरीके से इसको और अच्छे क्रिएटिव तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्रिएटिव करने का मतलब ये नहीं कि आप फूल पत्ती बना दें इसमें, ठीक है, एक ये इसको ही आप अच्छे से और लिख सकते हैं, पर ये एक जनरल मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया है। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई
क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि आप एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि आपको टीचर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप सबसे ऊपर रेज्यूमे लिख दिया, हमने नाम अज्यूम कर लिया अंजलि शर्मा, शॉर्ट में एड्रेस लिख दिया, फिर ईमेल आईडी लिख दी, फिर मोबाइल नंबर लिख दिया। फिर करियर ऑब्जेक्टिव, अब देखिए करियर ऑब्जेक्टिव चेंज एक फिक्स याद भी कर सकते हैं आप एग्जाम के लिए तो फिलहाल, लेकिन जब आप फ्यूचर में जॉब के लिए जाएंगे तो आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अभी तो मैं एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब आप जाएंगे असली में जॉब के लिए जाएंगे तो आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका करियर का क्या उद्देश्य है, उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई टीचर है अगर, तो वो टीचर का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होगा, तो उसने लिखा है टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म करियर एज अ टीचर, कि मुझे भविष्य में मतलब एक लंबा करियर टीचर के समान बनाना है, मतलब टीचर ही रहना है। एंड ऑफर क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स बाय यूटिलाइजिंग माई स्किल्स एंड नॉलेज, और बच्चों को स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन देनी है अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके, ये मेरे करियर का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ गई थी क्वालिफिकेशन। अब देखिए इसको भी लिखने के दो तरीके, आप सबसे पहले तो लिख दीजिए प्रोफेशनल एजुकेशन। भाई टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया डन बीएड इन 2018 फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का बागेश्वर। ठीक, सबसे पहले आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिख दी जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है। अब कोई होटल की जॉब के लिए जा रहा है तो उसने होटल मैनेजमेंट किया होगा तो डन होटल मैनेजमेंट लिख देगा। कोई आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहा है, मान लीजिए मैनेजर की जॉब के लिए जा रहा है तो उसने एमबीए किया होगा तो डन एमबीए। कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के लिए जा रहा है तो डन बीसीए एमसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जो भी है तो आप उसको पहले मेंशन कर दीजिए जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप आते हैं एकेडमिक, मतलब आपने जो पढ़ाई स्कूल में करी और कॉलेज तक जो पढ़ाई करी है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहलाती है। इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, एक तो यही कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिख दीजिए, भला सबसे ऊपर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि 100% फिक्स नहीं, आप इसको 10th से भी शुरू कर दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, या इसका और अच्छा तरीका है कि आप ये पास ये सब ना लिख के आप टेबल बना दीजिए। जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपको टेबल फॉर्म आती है, सीरियल नंबर, क्लास, नेम ऑफ कॉलेज, ईयर, डिवीज़न, आप इस तरह से बना दीजिए तो इसमें लिखने में आसान है। आपने सबसे पहले लिख दिया 10th, फिर स्कूल का नाम, फिर कौन से ही साल में आपने पास किया और कौन सी डिवीज़न या परसेंटेज से किया, फिर 12th, फिर इस तरह से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली आपने एक लाइन में तो आपने लिख दिया कि मैंने बीएड किया है इस साल में, और बाकी जो आपका स्कूल वाला एजुकेशन थी, कॉलेज तक की एजुकेशन थी, उसको आप टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं या ऐसे बुलेट पॉइंट्स में भी बना सकते हैं। फिर देखिए वर्क एक्सपीरियंस मैंने अज्यूम कर लिया है, जो कि आप वर्कड एज एन इंग्लिश टीचर इन एबीसी स्कूल फ्रॉम जनवरी 2019 टू फरवरी 2020। ये एक अज्यूम करके हमने एग्ज़ाम के हिसाब से कि अगर आप को लिखना, आपका क्वेश्चन आता है कि आप टीचर के लिए अप्लाई करिए तो आप लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में ही लिखा होगा आप फ्रेशर की तरह अप्लाई करिए, आप फ्रेशर है तो आप एक्सपीरियंस वाली हेडिंग हटा देंगे। फिर स्किल्स हो गया तो आप लिख देंगे भाई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। देखिए आजकल ये क्यों मेंशन कर दिया, जो टीचर्स होते हैं उनको काफ़ी कुछ कंप्यूटर में भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए उस मान के कि भाई ये स्किल भी एक ज़रूरी है, तो हमने इसे लिख दिया है कि हमें कंप्यूटर पे जो एमएस ऑफिस होता है उसकी नॉलेज है, या टाइपिंग स्पीड है अच्छी, इस तरह की आप स्किल्स मेंशन कर सकते हैं जो ज़रूरी लगते हैं। अचीवमेंट में लिख दिया है मैंने स्टूड एट सेकेंड पोजीशन इन स्टेट लेवल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक हेल्ड दिस, कि स्टेट लेवल पे कोई कंपटीशन हुआ था उसमें मैंने भाग लिया जिसमें सेकंड पोजीशन आई। टॉपिक का नाम भी लिखना पड़ता है और कब हुआ था ये भी लिखना पड़ता है। असली में भी जब आप कभी रेज्यूमे बनाते हैं फ्यूचर में तो आप सच में कोई अचीवमेंट मेंशन करेंगे तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने कह दिया बस मैं फर्स्ट आ गई, मैं सेकंड आ गया था, कब आए थे, किस चीज़ में आए थे, कौन कब वो आपको सर्टिफिकेट मिला, आपको उसकी डेट या उस कंपटीशन की डेट या वो किस विषय पर था, क्या था, उसको आपको मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ जो भी आप इसमें लिख रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, केवल लिखने से नहीं होगा। अब जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी एक आ सकता था यहाँ पर,
वो भी आप मेंशन कर सकते थे। जो भी आप मेंशन करेंगे उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। आपने कह दिया मैंने एनएसएस एनसीसी में प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेट, तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं मैंने किसी कंपटीशन में और कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था, तो आपके पास वो सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट होने चाहिए। फिर देखिए पर्सनल डिटेल आ गई आपकी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, फिर जो मैंने आपको पीछे बताया डेक्लेरेशन, डेट, प्लेस और नेम। तो इस तरह से कि जनरल फॉर्मेट मैंने आपको शेयर किया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और एग्ज़ाम में आप इसी तरह से फॉर्मेट बना सकते हैं। आप कुछ फॉर्मेट थोड़ा नेट्स पे भी सर्च करिए, आपको और उसको अच्छे से प्रेजेंट करने का और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी में क्या अंतर है। बायोडेटा में पर्सनल डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और रेज्यूमे में आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जब जा रहे हैं उसके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है, जो 1 या 2 पेजेस का ही होगा। और सीवी आपकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल, प्रोफेशनल भी हर चीज़ उसमें आती है, हर स्किल उसमें आता है, तो वो काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप प्लीज़ इसे देखिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी, आप उसके हिसाब से रेज्यूमे लिखेंगे।